अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2015 का पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 से 50 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो में मैं 50 से 100 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज। 50 एमसीक्यूज है अ मार्केट सरप्लस अकर इफ। सबसे पहले हमें मार्केट सरप्लस समझना पड़ेगा। तो पहले मार्केट क्या होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में मिल जाएं उसको हम मार्केट बोलते हैं। देखें, ये हमारी सप्लाई कर्व है और ये हमारी डिमांड कर्व है। तो जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई मिल जाए तो वहां पे आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। यानी ये जो प्राइस है, इसके ऊपर मैं स्टार बना लूं, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसको मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर इससे प्राइस आपकी बढ़ जाए, यानी ये प्राइस हो जाए, तो इसमें क्या होगा? आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, यानी मार्केट सरप्लस हो जाएगा। यानी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से एक्चुअल प्राइस अगर ऊपर हो या इक्विलिब्रियम प्राइस इज बिलो द एक्चुअल प्राइस, यानी डी ऑप्शन इज राइट है। तो अगर प्राइस इससे डाउन हो जाती है तो ये फिर डेफिसिट हो जाएगा। तो ये मार्केट डेफिसिट होगा, ऊपर सरप्लस होगा और नीचे डेफिसिट है। नेक्स्ट मूव टू द 51 एमसीक्यूज। द इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगी? प्लान्ड प्रोडक्शन कर्व, प्लान्ड मटेरियल कर्व, प्लान्ड कॉस्ट कर्व, प्लान्ड सेल कर्व। ये बेसिकली डी ऑप्शन है, प्लान्ड सेल कर्व होगी, क्योंकि जब सेल कर्व बेसिकली सप्लाई की होती है तो प्लान्ड सेल कर्व यानी प्लानर सेल करते हैं कि कितनी डिमांड करेंगे, तो इसलिए ये प्लान्ड सेल कर्व है। डी ऑप्शन इज राइट हियर। इन 52 एमसीक्यूज इन स्वीजी मॉडल, इसको किंक मॉडल भी बोलते हैं। बाज दफा स्वीजी मॉडल होता है, बाज दफा किंक मॉडल होता है। द रोल ऑफ एमसी कर्व। तो एमसी कर्व का क्या रोल होगा? तो सबसे पहले हम इस स्वीजी मॉडल को समझते हैं। ये देखें, एक्स एक्सिस पे हमने क्यू गुड ली हुई है, क्वांटिटी ली है, और वाई पे उसकी हमने प्राइस ली हुई है। तो इसमें देखें, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व है, और इसमें पॉइंट ए पे, ई पॉइंट पे किंक है। ठीक है, इस पे देखें ये ऊपर और यहाँ पे इसका किंक है, और जहां पे किंक है वहां पे इसकी प्राइस जो है ना डिटरमिन होगी, और इसकी मार्जिनल रेवेन्यू किंक पे जाके ये थोड़ा सा इसमें शिफ्ट आएगा, चेंज नहीं होगी। तो आप देखें, सपोज पहले हमने एम सी ये ड्रॉ की है, तो जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो हमारी प्राइस यही होगी। इसी तरह अगर हमारी एम सी इंक्रीज कर जाए, तो ये कर जाए, तो उसमें भी आपकी प्राइस यही किंक पे ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मार्जिनल कॉस्ट का इतना रोल नहीं है। तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो इन स्वीजी मॉडल द रोल ऑफ एमसी कर्व, तो कैन बी इग्नोर्ड, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। एमसी का कोई रोल नहीं है, आपकी प्राइस हमेशा किंक पे ही डिटरमाइन होनी है। 53 एमसीक्यूज है इन नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखें, ये फर्म ए, कंपनी ए है और कंपनी बी है। ये दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि एडवर्टाइजमेंट करें या ना करें, और इसी तरह बी की भी ये स्ट्रेटजी है कि वो एडवर्टाइजमेंट करे या डोंट एडवर्टाइज, या एडवर्टाइजमेंट ना करें। अगर दोनों फर्म्स ये स्ट्रेटजी बनाती हैं कि दोनों एडवर्टाइजमेंट करें, तो उन दोनों का मार्केट जो शेयर है वो 100 गुड्स होगा। इसी तरह अगर फर्म ए एडवर्टाइजमेंट करती है और फर्म बी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, तो फर्म ए का जो शेयर होगा वो 200 होगा, और फर्म बी का शेयर, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, शेयर 0 होगा। इसी तरह देखें, अगर फर्म ए जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, तो फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो फर्म बी का 200 शेयर होगा और फर्म ए का 0 शेयर होगा। इसी तरह अगर दोनों फर्म एडवर्टाइजमेंट नहीं करती तो दोनों का शेयर 0-0 होगा। तो इसमें देखें, एक फर्म दूसरी फर्म की स्ट्रेटजीज के मुताबिक वर्क कर रही है। तो एमसीक्यूज करते हैं। डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटजी, कभी भी डेविएट नहीं होती, बल्कि अपनी स्ट्रेटजीज दूसरी फर्म के मुताबिक तय करती हैं। तो ये
B option is right here, does not deviate from its strategy. In monopsony, as the price of labor increases, the marginal expenses on labor. तो सबसे हमें पहले मोनोपसोनी समझना पड़ेगा. तो मोनोपली में ये और सिंगल सेलर होता है और बहुत ज़्यादा बायर होते हैं. ये मोनोपसोनी उसका उल्टा है. इसमें एक बायर होता है और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं. यानी खरीददार सिर्फ एक होता है और बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं. आप उसकी एग्जांपल ले लें. सपोज आप माइंस की बात कर लें. अब सपोज ये माइन है, इस पे माइन एक ही है, यानी बायर सिर्फ एक ही है. तो उस इलाके के सारे लोग जो सेलर है वो उसके अंदर जॉब कर रहे हैं. तो इसी तरह गवर्नमेंट की अगर बात कर लें, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो गवर्नमेंट जॉब्स जो सपोज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो ये गवर्नमेंट बायर होता है और सारे जो उसमें टीचर्स वर्क कर रहे होते हैं वो सेलर होते हैं. तो ये भी मोनोपसोनी सिचुएशन है. अब इस सिचुएशन में दो तरह की होती है. एक है लेबर यूनियन और एक है विदाउट लेबर यूनियन. तो पहले मैं आपको बताऊंगा विदाउट लेबर यूनियन. अब हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं. इसमें एक्स एक्सिस में हमने एम्प्लॉयमेंट ली है और वाई एक्सिस में वेज रेट है. तो एज यूजुअल ये हमारी डिमांड कर्व है, इसको डिमांड फॉर लेबर कहेंगे या मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर. और ये सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई ऑफ लेबर होगी. जहां पे ये इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट जो है, ये जहां पे इक्विलिब्रियम है वो जो है ना वेज डिसाइड करेगा. ये वेज है. लेकिन इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो ये है, ये कर्व ऊपर है. तो इक्विलिब्रियम ये W1 प्राइस है. लेकिन जो मोनोपसोनिक होता है वो कहता है कि जहां पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर मार्जिनल उसकी डिमांड के इक्वल है, वो प्रोडक्शन मैंने लेनी है. तो वो ये प्रोडक्शन लेता है. W2 जो है वो मोनोपसोनिक प्रोडक्शन लेता है. और पेमेंट क्या करता है, उनको ये पेमेंट करता है जितनी उनकी ये सप्लाई होती है. तो W3. तो ये वाला जो है एरिया, ये सारा उसका प्रॉफिट होगा. यानी मोनोपसोनी कम वेजेस पे करता है क्योंकि वो खरीददार एक ही होता है. इसी तरह अगर लेबर यूनियन मौजूद है तो लेबर यूनियन एहतजाज वगैरह करेगी तो फिर ये वेज ये पे करना पड़ेंगे. W3 जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है उतने उसको वेज पे करना पड़ेंगे. तो उस सूरत में मोनोपसोनी का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा मोनोपसोनी के बारे में था. तो कहते हैं इन मोनोपसोनी एज द प्राइस ऑफ लेबर इंक्रीजेस द मार्जिनल एक्सपेंसेस ऑफ लेबर. तो अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे. तो ए ऑप्शन इज राइट है. इन बायलैटरल मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली होती है जिसमें सिंगल सेलर हो, सिंगल बायर हो, यानी खरीददार भी एक हो और बेचने वाला भी एक दार हो और उसको खरीदने वाला भी एक ही हो. फॉर एग्जांपल वाह पाकिस्तान में फैक्ट्री जो असला बनाती है उसका जो खरीददार है वो वाह फैक्ट्री और जो फरोख्त जो आगे उसको खरीदता है वो आर्मी है. तो यानी एक सिंगल सेलर है, सिंगल बायर है. तो अब सपोज ये देखें, ये उनकी यूजली जो डिमांड कर्व है और ये उनका मार्जिनल रेवेन्यू मोनोपोली की तरह है. ये उनका मार्जिनल रेवेन्यू और ये डिमांड कर्व. ये उनकी मार्जिनल कास्ट या सप्लाई कर्व है और ये मार्जिनल कर्व है. तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिल जाए. सपोज ये पॉइंट है जहाँ पे मिल गए. लेकिन जो बायलैटरल मोनोपोली में जो बायर है वो चाहेगा मुझे ये प्राइस पे करना पड़े, यानी P3 मैंने कम प्राइस पे करनी है. और जो सेलर है वो चाहेगा कि मैं ये P1 प्राइस चार्ज करूं, ये वाली. अब सेलर ये प्राइस चार्ज करना चाह रहा है और जो खरीदने वाला है बायर है वो ये प्राइस चार्ज करना चाह रहा है. सेलर ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाह रहा है और बायर कम प्राइस चार्ज करना चाह रहा है. तो इनके दरमियान फिर बारगेनिंग होगी. तो बारगेनिंग पावर से जो प्राइस डिटरमिन होगी उसको हम बायलैटरल मोनोपोली की पावर कहेंगे. तो इसमें एमसीक्यूज की तरफ दे सोल्यूशन इज, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट तो नहीं होगा, इनडिटर्मिनेट होगा, यानी दो पार्टीज आपस में बारगेनिंग से फैसला करेंगी. तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उनकी जो प्राइसेस हैं वो उनकी आपस में बारगेनिंग पावर से होगा.
तो बारगेनिंग पावर में भी बाज दफ़ा एमसीक्यूज लिखते हैं, बाज दफ़ा इनडिटर्मिनेट है, यानी उतना कंफर्म नहीं है। 56 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। द जनरल इक्विलिब्रियम। अब जनरल इक्विलिब्रियम एक हमारा होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम जस्ट एक होता है, यानी अगर क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस तो इसका मतलब अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट रखने हैं, जबकि जनरल इक्विलिब्रियम उसकी थोड़ी सी ब्रॉडर सेंस है कि क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम एंड अदर गुड्स, तो दूसरी चीजें भी हमने शामिल कर लेनी है। द जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन इज फिनिश्ड विद प्रीटो ऑप्टिमैलिटी। अब हम प्रीटो ऑप्टिमैलिटी सबसे पहले क्या होता है? प्रीटो एफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं, प्रीटो ऑप्टिमैलिटी। प्रीटो ने यह कहा था कि अगर एक इंडिविजुअल बेटर ऑफ होना चाहता है तो उसको दूसरे इंडिविजुअल को वर्स ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये लगे वन इंडिविजुअल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ, यानी एक को बेटर ऑफ होने के लिए दूसरे इंडिविजुअल को वर्स ऑफ करना पड़ता है। तो इसमें देखें प्रीटो ने जो मॉडल लिया है वो 2/2 का मॉडल लिया है, यानी इसमें 2 कंज्यूमर हैं, 2 गुड्स हैं और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी तीनों इसकी हैं, 2 गुड्स, 2 कंज्यूमर और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेबर और कैपिटल। अब ये सपोज एजवर्थ है, ये एजवर्थ बॉक्स है, ये बने हुए हैं। यहां पे क्योंकि 2 कंज्यूमर्स होते हैं, ये ए कंज्यूमर है और ये बी कंज्यूमर्स है, तो बेसिकली इसमें ये डिफरेंट किस्म की जो आईसी कर्व्स हैं वो बनाई हुई है। पहला ये आईसी कर्व है, ये दूसरा ये है, ये आईसी कर्व, तीसरा ये है, ये आईसी कर्व है। ये किसके हैं? ये कंज्यूमर ए के हैं। ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है, 2 गुड्स होती हैं। अब कंज्यूमर बी ये पॉइंट पे है। अब इसी तरह इसकी ये डॉटेड लाइंस प्रेजेंट की हुई हैं, ये वाली। तो जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएं वो आपके प्रीटो एफिशिएंसी पॉइंट्स होंगे, और ये जो लाइन आपस में मिल रही है इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो बेसिकली इसमें ए और बी दो जो कंज्यूमर हैं वो आपस में क्लूसिव इक्विलिब्रियम उनका है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अ जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन इज फिनिश्ड विद प्रीटो एफिशिएंसी इन क्लूजन्स, यानी दोनों क्लूजन्स करते हैं, दोनों जो ए और बी कंज्यूमर है वो क्लूजन करके ही इक्विलिब्रियम गेट कर सकते हैं। 57 एमसीक्यूज है। द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स स्लोप इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन मैथ में बेसिकली ये हम सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ ये जो एक एंगल बना रही है इसको हम बोलेंगे इंक्लिनेशन। जबकि जो स्लोप है सपोज इसमें देखें ये वाली जो है ये लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए या ना बनाए इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो इस एमसीक्यूज में आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है वो स्लोप होगी। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली आप फंक्शंस का रिलेशन देखते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं टीचर और कोर्स की। तो हमारे पास 2 टीचर हैं और 3 कोर्सेज हैं। ये हमने बात की है 2 टीचर हैं 3 कोर्सेज हैं, तो उनका ये कॉम्बिनेशन होगा। सपोज ये हम कह लें टीचर 1, टीचर 2, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 कर लें। अब टीचर 1 या तो कोर्स 1 ले सकता है या कोर्स 2 ले सकता है या कोर्स 3 ले सकता है। टीचर 2 या कोर्स 1 ले सकता है या 2 ले सकता है या 3 ले सकता है। ये इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब ये कभी भी नहीं होगा कि जो कोर्स 1 है वो टीचर 1 T1 ले ले, ये उल्ट नहीं होगा, बल्कि पहले टीचर आएगा बाद में कोर्स आएंगे, पहले कोर्स बाद में टीचर नहीं आ सकता। तो ये बेसिकली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये रिलेशनशिप को प्रेजेंट करती है। 59 एमसीक्यूज है। स्टैटिस्टिक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। अब आपके 2 तरह के, एक होती है पॉपुलेशन, एक होती है सैंपल।
तो सैंपल से हम स्टैटिस्टिक फाइंड करते हैं और पॉपुलेशन से हम पैरामीटर निकालते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट है। द पावर ऑफ नॉलेज, स्किल, हेल्थ एंड बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये नॉलेज, स्किल, हेल्थ और ये सारे क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट है। द जिनी कोफिशिएंट रेंज बिलो। अब बेसिकली जिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ए ओवर ए प्लस बी, यानी ये जो लाइन है आपकी परफेक्ट इक्वालिटी को प्रेजेंट कर रही है कि आपकी जो इनकम है वो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ये जो लाइन है ये इनकम डिस्पैरिटी को प्रेजेंट कर रही है। तो ये जितना एरिया कम होगा उतनी ही इनकम डिस्पैरिटी कम होगी। देखें ये सपोज ये ज्यादा डिस्पैरिटी है और ये डिस्पैरिटी कम है, तो ये बेसिकली इनकम डिस्पैरिटी को प्रेजेंट करती है। तो बी ऑप्शन इज राइट है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेस ऑफ। अब कंज्यूमर प्राइस क्या होता है, कंज्यूमर की एक बास्केट होती है, इसमें मतलब जो कंज्यूमर गुड्स यूज करता है वो सारी इस बास्केट के अंदर रखी जाती हैं। तो उनकी जो प्राइसेस बास्केट की हम अगर निकाल लें तो वो कंज्यूमर की प्राइस इंडेक्स होगी। कंज्यूमर, इसको सीपीआई बोलते हैं। तो ये होलसेल प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। डी ऑप्शन इज राइट है। In 63, the Cobb-Douglas production function meets the property of। अब Cobb-Douglas की different properties होती हैं, जिस तरह constant return to scale, increasing return to scale, decreasing return to scale। तो ये properties न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की भी यही properties हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट है। Feereens model explain how the increased productivity in agriculture sector would become helpful in promoting। Feereens ने बेसिकली सरप्लस लेबर का मॉडल दिया था। तो इसके मुताबिक ये होता है कि जो एग्रीकल्चर में आपकी लेबर एक्सेस होती है आप उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मोड़ दें। तो ये बी सी ऑप्शन इज राइट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। अकॉर्डिंग टू हैरर-डॉमर मॉडल द इकोनॉमी इज ऑलवेज। तो सबसे पहले मैं आपको कंप्रीहेंसिव रिव्यू हैरर एंड डॉमर मॉडल का दूंगा। तो हैरर एंड डॉमर मॉडल बेसिकली लेवल ऑफ सेविंग और कैपिटल आउटपुट रेशो का डिस्कस करता है। तो वो कहता है कि रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सेविंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कैपिटल आउटपुट रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दो इकोनॉमिस्ट थे, एक थे हैरर और एक थे डॉमर। तो पहले हम हैरर की थ्योरी पढ़ते हैं। दोनों के कंक्लूजन यही थे, लेवल ऑफ सेविंग रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपिटल आउटपुट रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों की फाइंडिंग यही है। तो लेकिन थोड़ा लिटिल बिट हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। हैरर ने 1939 में ये मॉडल डिस्कस किया था। उसने कहा था कि थ्री जो रीजंस हैं वो ग्रोथ तीन किस्म की होती है इकोनॉमी के अंदर। पहले है जी एक्चुअल ग्रोथ, दूसरी है वारंटेड ग्रोथ और तीसरी है नेचुरल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, इज डिटरमाइंड बाय एक्चुअल रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ये इकोनॉमी में जो एक्चुअल सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो एक्चुअल ग्रोथ रेट है। वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होता है, इट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी व्हेन इट्स वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चल रही है और इस पे फर्दर गुंजाइश नहीं है, यानी बिल्कुल आपके तमाम रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो वो ग्रोथ रेट हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट कहलाती है। नेचुरल ग्रोथ रेट ये होता है कि आपके जो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, लेबर है, रिसोर्सेज हैं, उनकी वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो नाइफ एज इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ तीनों अगर बराबर हो जाएं तो इसको नाइफ एज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाज़ दफा आ जाता है। अगर आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा हो तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी। इसी तरह आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट अगर वारंटेड ग्रोथ रेट से लेस होगी तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगी। आगे हम स्टडी करते हैं डॉमर मॉडल। डॉमर ने 1946 में ये मॉडल दिया था। उसने इन्वेस्टमेंट के टू रोल्स की स्टडी की थी। पहले उसने केन्जियन रोल पढ़ा था और दूसरा क्लासिकल रोल पढ़ा था। उसने कहा इन्वेस्टमेंट करने से इनकम जनरेट होती है। ये केन्स की थ्योरी थी कि इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होती है। तो क्लासिकल की ये थ्योरी है कि इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इंक्रीज होती है।
तो ये इन्होंने जो डॉमर ने ये दोनों की स्टडी मिलके की है, केन्स की भी और क्लासिकल की भी। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं। सबसे पहले उसने YD यूज किया है, लेवल ऑफ NNI, नेट नेशनल इनकम। YS उसने लेवल ऑफ प्रोडक्शन की बात की है। तो अल्फा उसने MPS के डिस्कस किया है। K रियल आउटपुट है, I नेट इन्वेस्टमेंट है, अल्फा प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है। तो दो उसने चीजें डिस्कस, एक की है सप्लाई साइड और दूसरी की है डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड उसने YS लेके सिग्मा K और डिमांड साइड उसने लिए YD I/A। तो अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो उसने इसको कहा है डिमांड सप्लाई से, इसको कंडीशन ऑफ स्टेडी ग्रोथ है। यानी ये अगर दोनों आपस में मिल जाएं, सप्लाई और ये डिमांड, तो ये आपकी ये जो होगा इसको हम कंडीशन ऑफ स्टेडी ग्रोथ कहेंगे। तो यहां से उसने रेजर एज इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट दिया है। यानी अगर चेंज इन आउटपुट आपकी सिग्मा एक इक्वल हो जाए तो ये है रेजर एज इक्विलिब्रियम। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रेटर हो सिग्मा ए से तो इन्फ्लेशन होगी, अगर लेस होगी तो डिफ्लेशन होगी। तो अब हम MCQs की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरड डॉमर मॉडल द इकोनॉमी इज ऑलवेज रेजर्स एज। यह डॉमर की थ्योरी है, रेजर्स एज। 66 MCQs की तरफ मूव करते हैं। द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो केन्स की थ्योरी ये थी कि मनी डिमांड इज फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। अब आपके दो मोटिव्स है मनी डिमांड के, मनी फॉर ट्रांजैक्शन डिमांड, मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव्स और मनी फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव। ये ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव्स ये डिपेंड्स अपॉन द इनकम एंड द स्पेकुलेटिव मोटिव्स डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट। तो मनी डिमांड का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जबकि मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसमें देख लें, ए ऑप्शन है इनवर्सली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ए ऑप्शन यहां पे राइट है। 67 MCQs है। व्हेन बोथ AP एंड MP फॉल। अब इसमें देखें, जब MP भी फॉल कर रही हो और AP भी फॉल कर रही हो तो क्या होगा, AP ग्रेटर होगी MP से। तो इसमें देखें AP ग्रेटर है MP से या MP लेस है AP से। तो सी ऑप्शन इज राइट है। 68 MCQs है। द लाइफ साइकिल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। ये कंजम्पशन के डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं, जैसे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, डिफरेंट और भी हैं। तो ये किसने दिया है, ये है मूडी, ग्लानी, ब्रॉमबर्ग, एंड्रू एल्बर्ट। ये बेसिकली जो लाइफ साइकिल है ये दोनों इकोनॉमिस्ट ने दी है, बोथ A एंड B। MEC marginal efficiency of capital is the rate of discount which equalize the present value of annual income with the supply price. B option is right here. ये simple definition है। IS curve is concerned with general equilibrium in goods market. IS equilibrium goods market में है और LM in money market में है। The LM curve will be steeper if the value of K greater। अगर जैसे जैसे कांस्टेंट K की वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी तो आपकी LM कर्व ज्यादा से ज्यादा स्टीपर होती जाएगी। ये देखें, ये स्टीपर होती जाएगी। जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो LM कर्व आपकी स्टीपर होती जाएगी। 73 MCQs है। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR is published by which of the following bodies। तो ये WIR ये UNCTAD, ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो न्यूली ये जो यूनियन बनी है इसमें ये जो है ना प्रेजेंट की गई थी WIR। टैक्स GDP रेशो इन पाकिस्तान इज। तो पाकिस्तान में टैक्स GDP रेशो बहुत लो है। सी ऑप्शन इज राइट है, क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते, इसमें टैक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से ये जो टैक्स GDP रेशो है वो काफ़ी लो है पाकिस्तान में। द मेजर कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डेट बर्डन एंड डेट सर्विसिंग आर।
पाकिस्तान में जो डेट बर्डन है या उसकी जो डेट की पेमेंट है वो उसकी क्या बढ़ने की क्या वजूहात है। तो पहली ऑप्शन है इंक्रीज इन फॉरेन लोन एंड देयर इंटरेस्ट चार्जेस। ए ऑप्शन है कि हमारे लोन्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट है। द फॉरेन असिस्टेंट फॉर अनप्रोडक्टिव फील्ड। अगर आपको जो बाहर से इमदाद मिल रही है वो अनप्रोडक्टिव फील्ड्स पे खर्च हो रही है तो उससे आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, पैसा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिस वजह से महंगाई हो जाएगी। 77 है द गेम थ्योरी टेक्स इनटू कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म। तो गेम थ्योरी नैश इक्विलिब्रियम हमने यही पढ़ा था कि एक फर्म दूसरी फर्म का रिएक्शन देती है। तो ए ऑप्शन इज राइट हेयर। A variable whose value is determined within an economic theory। मॉडल के अंदर से जो वेरिएबल्स डिटर्मन होते हैं वो होते हैं इंडोजिनस वेरिएबल्स। 79 द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड ऑन द बेस ऑफ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी रियल जीएनपी इंक्रीज होने से मेजर होता है, इंक्रीज इन रियल जीएनपी। बी ऑप्शन इज राइट है। The power of bank to create credit is affected by। तो क्रेडिट क्रिएशन किससे अफेक्टेड होती है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट से बिल्कुल होती है। अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल जो बैंक में होता है वो भी होता है। द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स ये नहीं है। तो बोथ ए एंड बी आपके डी ऑप्शन इज राइट है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन व्यू ऑफ। तो मॉडर्न थ्योरी जो है वो हेक्चर ऑयलन थ्योरी पे बेस कर रही है। तो सी ऑप्शन इज राइट है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन हेल्प टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। आपको पता है कि जब डीवैल्यूएशन हम करते हैं तो उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्टेबल आइटम इन अदर कंट्रीज इज, उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी क्योंकि हमारी गुड्स सस्ती हो गई हैं इसलिए वो ज्यादा परचेज करें। 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। तो इनकम इज अ कंजम्पशन ऑफ फंक्शन। सी ऑप्शन ये है कि इनकम कंजम्पशन का जो फंक्शन है। मूव टू द 84 एमसीक्यूज। द कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ अ कमोडिटी मेजर्स। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी एक यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट है। लेट्स मूव टू द 85 एमसीक्यूज। बैंकिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन आर फॉल अंडर। तो ये किस इंडस्ट्री में आते हैं? सबसे पहले देखें प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारी एग्रीकल्चर गुड्स की प्रोडक्शन वगैरह माइनिंग के बारे में है, और सेकेंडरी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, और टर्टरी इंडस्ट्री में हमारी सर्विसेज हैं। तो ये बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये सर्विसेज है, तो लिहाजा सी ऑप्शन इज राइट हेयर। When did the euro become a legal tender? तो ये कब यूरो को करेंसी का बकायदा हिस्सा करार दिया गया? तो ये 1 जनवरी 2000 में इसको करार दिया गया। 87 है स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज अ कॉजेज ऑफ। तो ये बेसिकली फिलिप्स की कर्व थी कि जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। 1960 तक फिलिप्स ने स्टडी किया था। तो 1970 में आगे स्टैगफ्लेशन आ गया कि इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो ये बी ऑप्शन देखें, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। तो ये बी ऑप्शन इज राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉजेज इनकम टू बीकम मोर अनइक्वल। किसकी वजह से इनकम ज्यादा अनइक्वल हो जाती है? इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं, मोर प्रोग्रेसिव टैक्स, ये टैक्स लिखा हुआ है मिस्टेक होगी। और 4 है मोर रिग्रेसिव टैक्स। जब हम रिग्रेसिव टैक्स ज्यादा कर देंगे, यानी रिग्रेसिव टैक्स ये होता है कि जिनकी इनकम ज्यादा हो उनसे हम कम चार्ज करें और जिनकी इनकम कम हो उनसे हम ज्यादा टैक्स चार्ज करें, तो उससे आपकी जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
89 MCQs है व्हेन एग्रीगेट सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड, यानी आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड से तो ये सरप्लस गुड्स क्रिएट होगी, तो उससे क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इकोनॉमी में आ जाएगी। बी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं लोग करेंगे तो लोग प्रोडक्शन अपनी कम करेंगे, जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी। 90 MCQs की तरफ मूव करते हैं। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब इंटेंडेड सेविंग इक्वल इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, सी है इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इक्वल इंटेंडेड सेविंग। 91 MCQs की तरफ मूव करते हैं। विच measure टेक बाय गवर्नमेंट वुड बी इंटेंडेड टू राइज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की प्राइस कैसे बढ़ सकती हैं, जब गवर्नमेंट टैरिफ अप्लाई कर दे, जब टैरिफ अप्लाई कर दे तो इंपोर्ट की प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ जाएंगी। व्हाट कैन आवर गवर्नमेंट डू टू इंक्रीज डिमांड इन इट्स इकोनॉमी, अगर डिमांड इंक्रीज करना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कट टैक्सेस, टैक्स कम लेगी तो उससे अल्टीमेटली डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स मूव टू द 93 MCQs। What is more likely to be found in a free market economy than in a planned economy, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी की डिस्कशन हो रही कि ज़्यादा कंपेयर कर रहा है फ्री मार्केट को प्लान्ड इकोनॉमी के साथ। तो फ्री मार्केट में एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम की सही डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो दूसरा MCQs है इंसेंटिव टू इनकम, इनकम का इंसेंटिव मिलता है। तीसरा है अवॉइड रेंज ऑफ पब्लिक गुड्स, ये तो प्लान्ड इकोनॉमी में होती है। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, तो ज़्यादा इसमें बी ऑप्शन राइट है, इंसेंटिव टू इनकम फ्री मार्केट इकोनॉमी में ज़्यादा जो क्लोज है। 94 है हाउ मैनी कंट्रीज बिलोंग टू द यूरो करेंसी जोन, तो ये 2020 तक तकरीबन 19 मुल्कों के अंदर जो है ना ये फ्री यूरो करेंसी जोन करार दिया गया। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो सेल टैक्स ऐसा टैक्स है जो कंज्यूमर्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल एग्रीगेट डिमांड इज नॉट सेंसिटिव टू, अब देखो क्लोज्ड में हमारे पास C प्लस I प्लस G, ये तीन फैक्टर्स होते हैं, दो भी होते हैं तीन में, लेकिन नेट एक्सपोर्ट क्लोज में नहीं होती, ये ओपन इकोनॉमी में होती है। तो लिहाजा इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल, इनकम होता है और एक्सचेंज रेट नहीं होगा, NX नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी में होता है, क्लोज में नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज एन एफिलिएटेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से कौन सी एफिलिएटेड है, तो बी IMF का अदारा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंडिंग, ये IMF वर्ल्ड बैंक से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है और IMF आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की करेक्शन के लिए पेमेंट देता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ट्राई टू लिस्ट देयर शेयर्स विद स्टॉक एक्सचेंज, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स क्यों फरोख्त करती है, तो टू कीप लिक्विडिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, जो मालिक हैं उनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए जो अपने शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सेल करती है। तो सी ऑप्शन इज राइट है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिपेंसी अमंग मार्केट्स बाय बाइंग चीप इन वन प्लेस एंड सेलिंग इट समवेयर एल्स इज नोन एज आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर क्या होता है, जहां से करेंसी सस्ती होती है वहां से परचेज करता है और जहां से महंगी होती है वहां पे सेल कर देता है। द लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन, लिक्विडिटी ट्रैप ये बेसिकली केन्स का कॉन्सेप्ट था, लो लेवल ऑफ द इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल जो आप इंटरेस्ट रेट जिससे फर्दर आप डिक्रीज ना कर पाए, तो वेरी लो लेवल ऑफ द इंटरेस्ट रेट। Thank you. Next video में inshallah I will discuss the 2017 paper of the PPSC. Thank you very much.